अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। हमारी आज की कहानी नादिया बिल्किस ने हमें बहावलपुर से इरसाल की है। तो आइए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। मेरी पैदाइश आज से तकरीबन 30 बरस पहले बहावलपुर के एक छोटे से गांव हासिलपुर में हुई। मेरे वालिद साहब एक स्कूल में हेडमास्टर थे। हमें रहने के लिए जो मकान दिया गया था उसके सहन में चंद कच्ची कब्रें और बहुत पुराने दरख्त थे। ये मकान मेरे दादा की विरासत से मेरे अब्बा के हिस्से में आया था, लिहाजा हम लोगों को मजबूरन वहां पर रहना पड़ा। आज से तकरीबन 10 साल पहले हमारी जमीनों के पास ये एक डेरे का काम किया करता था, लेकिन हमारे दादा की जायदाद में तकसीम के बाद ये मकान हमारे हिस्से में दे दिया गया था। इसके आंगन में बनी हुई पुरानी कब्रें न जाने किसकी थी और कब से थी ये तो हमें मालूम न था, लेकिन जब मेरे दादा हजूर ने ये जमीनें ली थी तो ये कब्रें यहाँ पर पहले ही मौजूद थी। मेरे अब्बू और चचा जान अक्सर यहाँ पर अपनी जमीनों का सामान रखा करते थे और इसके बारे में ये भी मशहूर था कि ये एक आसीबी जगह है, लेकिन उन्होंने फिर भी हर बात को पसे पुश डालकर इस मकान में रहना शुरू कर दिया था। उनकी कलील सी आमदनी में घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। भला वो अब हमारे लिए एक नया और अलहदा मकान कहाँ से बनवाते। तो वक्त गुजरने के साथ साथ हमें इस मकान में रहने की आदत पड़ गई। एक रोज मेरी अम्मी सब्जी पका रही थी कि मेरी खाला जान मेहमान हुई। अरे बहन, मैं जब भी आई हूँ तुझे इस चूल्हे के करीब ही बैठा देखा है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, भला आज क्या पकाया है। खाला घर में दाखिल होते ही मेरी अम्मी जान से मुखातिब हुई। ओ अरे बाजी, आप आइए आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, आज मैंने टिंडे पकाए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए खाला को जवाब दिया, मुझे अगर तुम्हारे आने का पहले पता होता तो मैं इनके अब्बा से कहकर पहले ही शहर से मछली मंगवा लेती। चलो कोई बात नहीं, तुम आओ तो सही, हम लोग शाम को मछली बना लेंगे। इतना कहकर अम्मी अपनी जगह से उठी और खाला के गले लग गई। हम सारे बहन भाई भी बहुत खुश थे क्योंकि खाला के आ जाने की वजह से हमारे छोटे कजन्स भी आए थे। हम तमाम बहन भाइयों और कजन्स ने मिलकर खूब हल्ला गुला किया और खाना खाने के बाद सो गए। शाम को जब हम सब लोग अपने घर के सहन में बैठे हुए थे तो न जाने कहां से हमारी छत के ऊपर से एक ताजा मछली जिसका वजन कोई 4 किलो के करीब होगा एक जोरदार आवाज के साथ हमारे सहन के बीचों बीच आ पड़ी। ये धमाका देखकर हम सभी लोग परेशान हो गए और हैरान होते हुए इधर उधर देखने लगे। अल्लाह जाने इतनी बड़ी मछली और वो भी हमारे घर के आंगन में कौन डाल गया है। मैं और मेरी बाकी बहनें सीढ़ियां फलांगती हुई छत पर जा खड़ी हुई और इधर उधर गौर से देखने लगी, लेकिन हमारे घर के आसपास हमें कोई भी दिखाई न दिया। खैर, जो कोई भी हमारे घर मछली डाल गया था अल्लाह का नेक इंसान था। रात के खाने में हमने खूब रज के मछली खाई, लेकिन मेरे अब्बा और अम्मा को यकीन था कि ये मछली जिन्नात के सिवा और कोई नहीं डाल सकता, क्योंकि उन्होंने पहले भी इस मकान में इस तरह के वाकयात होते देखे थे। वो जब भी अपनी जमीनों के लिए खाद या स्प्रे लेकर इस मकान में रखा करते तो वो तकरीबन 6-6 महीने तक चलती। खैर, वक्त गुजरता गया। मेरी अम्मी को अक्सर सुबह के वक्त अपने ही घर से झाड़ू देने की आवाज सुनाई देती और उन्हें महसूस होता कि घर में कोई चल फिर रहा है। इसका जिक्र अम्मी ने कई बार दूसरे लोगों से भी किया, लेकिन सबने इस बात को वहम करार दिया। मैं और मेरा खालाजाद आसिम, जो 10 बरस का था, हम दोनों ही हम उम्र थे। एक रोज वो छत के किनारे चलता हुआ सीढ़ियों की जानिब बढ़ रहा था कि अचानक उसका पांव फिसल गया और वो सीधे छत से नीचे सहन में आ गिरा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि छत से गिरने के बावजूद उसका बाल भी बांका ना हुआ था, बल्कि वो कह लगाता हुआ घर के आंगन में लोटपोट हो रहा था। मैं जैसे ही उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी तो मुझे एक जोरदार चक्कर आया और मैं भी वहीं बेहोश हो गई। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही थी कि हम दोनों को क्या बीमारी हो चुकी है। हम दोनों ही खालाजाद अक्सर बैठे बिठाए बेहोश हो जाया करते थे और कभी कभार तो हमारी रंगत नीली पड़ने लगती थी। वक्त गुजरता गया और हम बड़े होते गए। मैं बहुत ज़हीन और लायक स्टूडेंट थी। अपने खानदान में मैं वो वाहिद लड़की थी जो कि अव्वल पोजीशन पर आया करती थी। मेरी गैर मामूली सलाहियतों को देखकर मेरी अम्मी अक्सर मुझसे कहा करती थी कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई चीज खास है, यह शायद मेरे अंदर मौजूद कोई और ही ताकत काम कर रही है। फिर यूं हुआ कि मेरे वालिद साहब का तबादला एक और स्कूल में हो गया।
उस गांव में ना तो कोई पक्की सड़क थी और ना ही कोई ज्यादा आबादी थी। रास्ते में एक जंगल पड़ता था जो कि बहुत घना था। बस एक पगडंडी सी थी जिससे गांव के लोग आया जाया करते थे। हमारे गांव से इस गांव का फासला तकरीबन कोई 40 किलोमीटर था। तबादला होने के बाद अब्बू भी उसी स्कूल में रहने लगे थे, लेकिन अब वो कभी कभार एक आध हफ्ते में घर वापस आ जाया करते थे। एक दिन दोपहर के वक्त जब मेरे घर के तमाम लोग सो रहे थे तो मैंने एक ख्वाब देखा। मैं हवा के दोष पर उड़ती हुई अपने अब्बू से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रही थी। जब मैंने आंख खोली तो मेरे अब्बू मेरे सामने ही मौजूद थे। वो मुझे देखकर हैरान हो रहे थे कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गई। अरे बेटी, तुम यहाँ कहाँ आ गई हो? ये तो बहुत ही सुनसान जगह है और तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? बस अब्बू, मुझे आपकी याद आ रही थी तो मैं हवा पर उड़ती हुई आपके पास पहुंच गई। मैंने बहुत ही मासूमाना नजरों से अब्बू की जानिब देखते हुए कहा, वो मेरी सहेली है ना, किरण बाजी? हाँ, हम लोग उन्हीं की शादी में यहाँ आए हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपसे मिलती जाऊं। मैंने दरख्तों के एक झुंड की तरफ इशारा करते हुए कहा और मेरे अब्बू मुतजस्सिस नजरों से उन दरख्तों की जानिब देखने लगे, क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई आदमजाद मौजूद ना था। वो मेरे साथ चलते हुए उन दरख्तों की तरफ आ निकले। देखें अब्बू, आप यहीं रुके और 3 बार ये लफ्ज दोहराएं। ये जमीन अभी खुल जाएगी और ये जो नीचे सीढ़ियां जा रही हैं आपको भी दिखाई देने लगेंगी। मैंने अब्बू से मुस्कुराते हुए कहा, बस इन सीढ़ियों के पास ही शादी का हाल है, वहीं सब लोग जमा है, आप भी मेरे साथ चलिए। लेकिन अब्बू की हालत उस वक्त ऐसी थी कि जैसे उनके जिस्म का तमाम खून खुश्क हो गया था। वो हैरत ज़दा होकर बोले, बेटा तुम किस गाड़ी पर आई हो? अरे अब्बू जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं गाड़ी पर नहीं बल्कि हवा में उड़कर आई हूँ। ये देखिए, मैं खड़े खड़े हवा में बुलंद हो सकती हूँ। इतने कहकर मैं हवा में बुलंद हो गई और अब्बू डर के मारे उछलते हुए पीछे की जानिब हट गए और इसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। अगले हफ्ते जब अब्बू घर वापस लौटे तो उन्होंने मेरी वो दुर्गत बनाई कि बस मैं बयान नहीं कर सकती। जो ख्वाब मैंने देखा था उसने हकीकत का रूप धार लिया था। मैं सच में ही अब्बू से मिल आई थी, लेकिन मैंने अपने घर से कदम तक भी बाहर ना निकाला था। अब्बू इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि आखिर वो लड़की जो उनसे मिलने गांव पहुंच गई थी वो मैं ही तो थी। उन्होंने हमारे घर के करीब एक मौलवी साहब से इस वाकये का जिक्र किया। बस जब भी वो मौलवी साहब मुझे दम करने आते तो मैं बेहोश हो जाती और उस घर के जिन्नात मुझ पर मुकम्मल तौर पर हावी होने लगे। बस अब आए रोज मुझे बेहोशी के दौरे बढ़ते गए। कोई भी मुझे घर में अकेला न छोड़ा करता। कई आमलों ने मुझ पर बहुत सख्तियां ढाई और तरह तरह से अजियतें भी दी। ठंडे मौसम में मेरे ऊपर पानी के घड़े डाले जाते और कभी चिमटों और छुरियों को तपा तपा कर मेरे जिस्म को दागा जाता। मुझे इस कदर सख्त किस्म की धुनियां दी जाती कि मेरी नाक और आंखें सूज जाती। न जाने अब्बू को क्या हो गया था। हालांकि वो भी एक पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन बाकी अनपढ़ों की तरह वो भी आए रोज मेरे साथ कोई ना कोई अमल जरूर करवाया करते थे। मगर इस तरीके से भला मैंने कहाँ सेहत याब होना था। मेरी हालत रोज बरोज बिगड़ती गई। ये शायद जुमेरात का दिन था जब मेरे मामू फैसलाबाद से हमें मिलने आए। वो निहायत पाकीज़ा इंसान थे। उन्होंने चंद तावीज़ात लिखे और मुझे पानी में घोल कर पिलाए। इसके बाद मेरी अम्मी ने कपड़ों से एक रस्सी बनाई और मेरे मामू को दे दी। मेरे मामू उस रस्सी को जलाते और साथ ही साथ कुछ पढ़ाई किया करते। मैं जब भी बेहोश होती तो वो तावीज और उस रस्सी को जलाया करते थे। मेरे घर वालों का ये कहना था कि मेरे ऊपर एक बहुत ही गुस्सैला और जिद्दी जिन आया करता है। उस वक्त मेरी आंखें लाल हो जाती और चेहरा तो जैसे खून से सुर्ख हो जाया करता। आज भी कुछ इस तरह ही हुआ था। मैं बेहोश होने से पहले बड़े बुरे तरीके से चिल्ला रही थी और बार बार अपने बालों को नोच रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उठकर मामू जान की गर्दन उड़ा दूं। अरे बुढ़े, अगर तूने चुप न की तो मैं इस लड़की को छत पर ले जाकर वहां से छलांग लगा दूंगा और फिर इसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। अगर तुम लोग अपनी खैरियत चाहते हो तो मुझे पीने के लिए शराब दो, और हाँ, साथ में कच्चा गोश्त और राख मुझे बहुत पसंद है। ये सब चीजें अच्छी तरह से बना के उन कब्रों के पास रख दो, तब ही मैं इस लड़की को छोड़ूंगा। इतने कहकर मैं बेहोश हो गई और मेरे घर वाले मेरे हाथ पांव मलने लगे। जब मैं होश में आई तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे बदन की तमाम ताकत खत्म हो चुकी थी। मैं अपना हाथ तक ना हिला पा रही थी।
लिहाजा मेरे घर वालों ने शराब, कच्चा गोश्त और राख से बनी हुई शरबत उन दरख्तों के पास ले जाकर रख दी। अगले ही रोज मेरे मामू ने दोबारा मुझ पर दम करना शुरू किया। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उन्होंने पढ़ाई करना बंद न की। अब मेरी हालत पहले की तरह बिगड़ती जा रही थी और मैं खुद आपे से बाहर हो रही थी। मैं बार बार अपने बालों को नोच रही थी और मामू की तरफ गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। मैंने तुझे कल भी कहा था कि इस लड़की को छोड़कर चला जा। हमने तेरी तमाम मांगे पूरी की हैं, लेकिन फिर क्यों तू इस लड़की पर सवार है? इसकी जान छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। मामू ने इंतहाई गुस्से भरे लहजे में कहा, लेकिन मेरे मुंह से एक जोरदार कहकहा निकला। तुम क्या समझते हो कि मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा? ये बचपन से मेरी दोस्त है, क्योंकि जब तुम लोगों ने इस घर को तोड़ा और उन पुरानी कब्रों को मिसमार किया तो मैं इस लड़की के साथ चिमट गया और मरते दम तक इसी के साथ रहूंगा। एक अजीबो गरीब सी आवाज मेरे मुंह से बरामद हुई, लेकिन आज मेरे मामू भी बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैं जानता हूं कि तुम लोग यहाँ कई सालों से रह रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम एक मासूम बच्ची से इसका बदला लो। मैं तुम्हें हजरत सुलेमान का वास्ता देता हूँ, इस लड़की को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। हजरत सुलेमान का नाम सुनते ही जैसे मेरे पूरे जिस्म में एक आग सी लग गई थी और मैं बार बार अपने बालों को नोचने लगी। अगले ही लम्हे मैं गुर्राती हुई अपने मामू की तरफ लपकी ताकि उनका काम तमाम कर दूं, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उन्होंने अपने गिर्द एक हिसार बांध रखा था। उनके करीब पहुंचते ही मेरे जिस्म को आग लग गई और मैं घबरा कर पीछे हट गई। घर के पूरे आंगन में मेरी चीखें गूंज रही थी और मामू मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी ही देर में ये लपटें खुद ब खुद ही बुझ गई और मैं बेबस नजरों से मामू की तरफ देखने लगी। तू क्या समझता है कि हमारी बच्ची के साथ ऐसे ही जुल्म करता रहेगा? आज मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चल अब जल्दी से हजरत सुलेमान की कसम उठा। नहीं, कभी नहीं, मैं कभी भी हजरत सुलेमान की कसम नहीं खाऊंगा। मेरा इतना कहना था कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरे तमाम घर वाले मेरे पास मौजूद हो गए और मुझे सहलाने लगे। शायद किसी ने मुझे जोरदार थप्पड़ रसीद किया था। अगले ही लम्हे मैंने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल दी। वो जिन जो कोई भी था बहुत जिद्दी और ढीठ था। मामू ने फौरन ही कब्रों के पास बने वाले दरख्त को एक बड़ा सा हिसार किया और वहां पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जैसे जैसे आग उन दरख्तों को अपनी लपेट में ले रही थी, हमारा पूरा घर चीखों से गूंज रहा था। मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ हजरत सुलेमान की, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दर्द से कराहती हुई एक आवाज हमारे कानों में पड़ी और एक जोरदार चीख के साथ खुद ब खुद खत्म हो गई। मामू ने उस जिन को जलाकर भस्म कर दिया था और मेरी जान हमेशा हमेशा के लिए उसके चुंगल से आजाद हो गई थी। तकरीबन 3 दिन तक वो दरख्त दिन रात बराबर जलते रहे और उनके शोले पूरे गांव वालों ने देखे। इस वाकये को न जाने कितने साल गुजर चुके हैं, लेकिन मैं अब भी किसी जिन भूत का नाम सुनती हूँ तो सहम जाती हूँ। मेरी बेजान और बेरौनक जिंदगी में अब फिर से रंग भरने लगे थे। मैं जब भी उदास होती या डरती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई गैबी ताकत मेरी मदद कर रही हो। तकरीबन 1 साल बाद मेरी शादी मेरे खालाजाद आसिम से कर दी गई और अब मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अब भी जब वो वाकया मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।